Good afternoon, sir. Good afternoon, Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चों। क्या आज मैं दिख रहा हूँ सही से? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहे हो sir? Yes, sir. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon बच्चे, good afternoon। Good afternoon, sir. Good afternoon बच्चे। चलो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और प्रियॉन जो है वहां तक पढ़ लिया सब बच्चों ने। प्रियॉन में कोई दिक्कत तो नहीं है? डन सर, हो गया। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, प्लांट। ठीक है। हेलो सर, सुनिए ना सर, सुनिए ना। हाँ बच्चे, मेरे पास क्वेश्चन है सर। अग्रक सजीव का मतलब क्या होता है? क्या अदरक? अग्रक अदरक नहीं, अदरक नहीं, अग्रक। पूरा सेंटेंस बोलो तो। नहीं, वो सिर्फ ना उसी में लाइकेन में दिया था कि ये अग्रक सजीव होते हैं करके। अदरक सजीव। अबरक होगा शायद। हाँ, वही अग्रक ही बोल रहा हूँ मैं तो। अबरक अबरक। अरे अग्रक नहीं है, अग्रक। अग्रक मतलब सबसे पहले मतलब पृथ्वी पे आया था ना सर। चायपत्ती की तरह। आद्य, ओके ओके, आद्य होता है, आद्य। यस यस, आद्य का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनको। अच्छा, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ आरएच विटेकर के अकॉर्डिंग जो लाइकेन है और वायरस है उनको कौन से किंगडम में रखा हुआ है? तो क्या आंसर बोलोगे? किसी भी किंगडम में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा है किसी भी किंगडम में? क्यों इन्हें किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है? बताओ। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना एक बार। क्वेश्चन है कि लाइकेन वायरस इनको 5 जगत प्रणाली में किसी भी जगत में स्थान क्यों नहीं दिया गया है? Why lichen, viruses, etc. are not given any place in 5 सर क्योंकि इसका वास्तविक जीवन नहीं है। और वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों शो करते हैं। सर ये सभी टाइप के मतलब लक्षण प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या हो गया? सर कहाँ गए? आ गया में दिख रहा है क्या सर? फिर क्या हो गया इसको? तो फिर क्या रीजन बताओ? सर क्योंकि उसका वास्तविक जीवन नहीं है। क्या हो गया? इंडिविजुअल हो जाते हैं लगता। हाँ, इसीलिए हिंदी में गड़बड़ हो जाते हैं, इसीलिए इंग्लिश के टर्म्स साथ में बता रहे हैं ना तो अच्छा रहता है। तो हेलो सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मतलब जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर सुन लो सब बच्चे। उसका आंसर है क्योंकि वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच में योजक कड़ी है, प्रॉपर्ली लिविंग भी नहीं है, इसीलिए उनको हमने क्या उसके उनको कभी किंगडम में नहीं रखा। दूसरा, लाइकेन जो है वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है बल्कि वो 2 जीवों का एसोसिएशन है। वास्तव में एक अलग इंडिपेंडेंट जीव नहीं है, वो 2 जीवों का एसोसिएशन है, सजीवन है, इसीलिए हम उसे भी 5 जगत प्रणाली में नहीं रखते। तो वायरस का रीजन कि वायरस जो है उसके अंदर प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो पूरा सजीव भी नहीं है, सजीव निर्जीव के बीच में योजक कड़ी है इसलिए। और लाइकेन जो है वो 2 जीवों का बीच सहजीवन है, 2 जीवों के बीच का सहजीवन है इसलिए। ठीक है। हेलो सर। सर हाँ सर लाइकेन में विरियन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको एक बार और रिपीट कीजिए ना सर प्लीज। किसको रिपीट करूं? लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको रिपीट कीजिए ना। लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन लाइकेन के जो दोनों कंपोनेंट हैं, यानी दोनों कंपोनेंट का मतलब क्या, एल्गी और फंजन, तो उनका इंडिविजुअल कंपोनेंट जो वो लैंगिक जनन कर सकता है, लेकिन वो लाइकेन तब तक नहीं बनाएगा जब तक कि कवक का स्पोर जो है
फंगस का स्पोर जो है वो एल्गी से नहीं मिल जाए तब तक। इसीलिए जब भी उसमें रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करोगे तो किसमें करोगे, इंडिविजुअल। फंजाई का अलग होगा, एल्गी का अलग होगा, और फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन होकर स्पोर बनता है। वो स्पोर जब एल्गी के साथ में मिलता है तब जाकर के ही न्यू लाइकेन का फॉर्मेशन हो पाता हेलो सर। ओके सर लाइकेन में ज्यादातर फंजाई और एल्गी में कौन आते हैं, मतलब साइनोबैक्टीरिया जो है वो एल्गी में आते हैं और हाँ देखो, साइनोबैक्टीरिया तो एल्गी है, हर लेक्चर में एक बार ये कर लेते हैं डिस्कस। तो एल्गी में मेनली आता है ग्रीन एल्गी, और कुछ साइनोबैक्टीरिया भी। और सर एस्कोमाइसिटीज आते हैं कि बेसिडोमाइसिटीज सर? दोनों हो सकते हैं, लेकिन मेनली एस्कोमाइसिस दोनों के अकॉर्डिंग। किसी जिसमें एस्कोमाइसिस होंगे उनको हम एस्कोलाइकेन बोल देते हैं, जिसमें बेसिडोमाइसिस होते हैं उनको बेसिडियोलाइकेन बोलते हैं। उसका आंसर ना ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया और ना ये दिया था बेसिडोमाइसिटीज। क्या था क्वेश्चन, बोलो। सर हम लोग जो एल्गी है वो ग्रीन सर। हाँ क्वेश्चन एक बार फिर से बोलो ना बच्चे। सर बोलो ना सर। हाँ बोलो बच्चे। सर विरियन क्या है सर, वो प्रोटीन है क्या? विरियन एक पूरा वायरस है, एक कंप्लीट वायरस है जिसमें कैप्सिड और डीएनए दोनों होते हैं। सर क्वेश्चन है कि अधिकांश लाइकेन बनी होती है, तो इसका आंसर भूरे शैवाल या उच्च पादप, और लाल शैवाल एस्कोमाइसिटीज, नील हरी शैवाल एस्कोमाइसिटीज, नील हरी शैवाल और बेसिडोमाइसिटीज। तो आंसर क्या होना चाहिए? नील हरी शैवाल आना चाहिए। ग्रीन एल्गी किसी में भी नहीं था ना, तो फिर नील हरी शैवाल वाला कर दो। नील हरी शैवाल और एस्कोमाइसिटीज तो बेसिडोमाइसिटीज को दिया है आंसर में फिर। लेकिन ज्यादातर तो एस्को वाले होते हैं। यस सर। लेकिन आंसर तो दोनों हो सकते हैं सर। दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा कॉमनली तो नील हरी शैवाल और एस्कोमाइसिटीज वाले होते हैं। अधिकांश पूछा है ना इसलिए। हाँ तो इसीलिए एस्को वाला आंसर होगा, ठीक है ना सर? हाँ बच्चे। सर वायरस लयनकारी होते हैं मतलब? हमने लैक्टिक साइकिल पढ़ा था ना, वायरस जो है वो बैक्टीरिया के अंदर चला जा रहा था, बैक्टीरियोफेज का डीएनए और बैक्टीरियल सेल को किल कर दे रहा था अपनी बहुत सारी कॉपी बना के। वो लयनकारी जो सेल को किल कर देते हैं। ओके सर, ठीक है ना सर जो गन्ने का जो रेड रॉट डिजीज होता है वो कौन से फंगस के कारण होता है? रेड रॉट जो होता है वो कोलियोट्राइकम की वजह से होता है। तो देखो मोज़ेक वायरस जो है वो सबसे पहले स्टेनले ने क्रिस्टलाइज किया था। स्टेनले का नाम लेके हमने एक सेंटेंस बोला था ना, सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया, प्रोटीन ज्यादा थे। यस सर। हाँ भाई आगे बढ़े क्या? यस सर। चलो अच्छा, एग्जाम में आएगा तुम्हारा एल्गी और ब्रायोफाइटा, ठीक है ना, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट आएगा और एल्गी और ब्रायोफाइटा ये दोनों भी आएंगे, ठीक है। देखो अब हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। पादप जगत को 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार पादप जगत में कौन कौन से जीव रखते हैं ये तो तुमने पढ़ लिया है, तुमको पता ही है। कौन से जीव होते हैं 5 जगत वर्गीकरण में? सेल वॉल जिसका मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक। कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें? मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक। ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अंदर बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी जीव जो है वो रखे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लांट किंगडम है, इस प्लांट किंगडम के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? इसके अंदर आ जाते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। यस, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, अनावर्त बीज बोल देते हैं हिंदी में, एंड एंजियोस्पर्म जिसको हम आवर्त बीज बोल देते हैं। तो ये सब आते हैं। अब इसके अंदर प्लांट किंगडम पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। वो टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है ताकि तुमको आगे इन डिविजन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट
पता पड़ जाए, मींस तुम्हें रटना ना पड़े, तुम्हें समझ में आ जाएगा आखिर किसको हम क्या बोलेंगे या किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। जैसे जैसे एक टर्म तुमने अपने जीवन में सुना है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा सुना है क्या? यस सर। क्या होते हैं थैलोफाइटा? थैलोफाइटा में कौन से जीव होते हैं बताओ? सर थैलाइड स्ट्रक्चर। एल्गी। स्ट्रक्चर सिंपल होता है जिसमें रूट्स वगैरह नहीं होते डिवाइडेड अच्छे से। रूट, स्टीम और लीव्स में डिवाइड नहीं होता, वो थैलोफाइट्स होते हैं। वेरी गुड। सब बच्चे बोल रहे हैं सर कि प्लांट बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इन रूट स्टेम। और भी कुछ क्या? और भी कुछ क्या? तो क्या ब्रायोफाइटा जो है वो थैलोफाइटा का मेंबर होगा कि नहीं? ब्रायोफाइट जो है वो थैलोफाइट होंगे कि नहीं? बोलो बोलो। होंगे सर। सर थैलोड लाइक होंगे। सर थोड़ा एडवांस होगा ब्रायोफाइट्स आर नॉट थैलोफाइट्स। ब्रायोफाइटा जो उसको हम थैलोफाइटा में नहीं रखते हैं। थैलोफाइटा में कौन आते हैं? एल्गी, और जो पुराने वाले क्लासिफिकेशन थे उनमें एल्गी के पहले वाले सदस्य यानी फंजाई, इवन बैक्टीरिया, वो सारे के सारे जिनके अंदर रूट्स एंड लीफ नहीं है, बॉडी सिंपल है, उन्हें हम थैलोफाइटा में रखते हैं। थैलोफाइटा का कौन सा मेंबर है जो पादप जगत में आता है? एल्गी। समझ गए क्या? तो क्या क्राइटेरिया है? रूट, स्टेम एंड लीफ जो है वो उसमें शरीर डिवाइडेड नहीं होता है। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन does not occur। समझ गए क्या? तो थैलोफाइटा के जो मेंबर होंगे उनके बारे में तुम्हें आधी बात पहले से पता थी कि इनका शरीर जो होता है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। आधी बात ही पता थी तुमको। और दूसरी आधी बात क्या है? साथ में इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। अब समझ गए? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन आएंगे? इसमें सिर्फ और सिर्फ एल्गी आएंगे, ब्रायोफाइटा नहीं आएंगे, क्योंकि ब्रायोफाइटा में तो भ्रूण का निर्माण होता है। क्या बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? यस सर। अब पूरी बात ध्यान रखना कि एल्गी को हम इसलिए रखते हैं क्योंकि उसके अंदर रूट स्टेम लीफ नहीं है और एम्ब्रियो जो है वो भी नहीं बनता है। तो फिर ब्रायोफाइटा को हम किस में रखेंगे? इसके बाद वाले जो सदस्य हैं उन्हें हम रखते हैं एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा क्या होते हैं? एम्ब्रियोफाइटा जिनके अंदर प्लांट बॉडी जो है उसमें क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, यानी जीव में लैंगिक जन्म के बाद में एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियोफाइटा कौन होंगे? जिनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर्स। कौन है वो? क्या होगा एग्जांपल? ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक जितने भी मेंबर है वो सारे के सारे क्या है? वो सारे के सारे एम्ब्रियोफाइटा है। क्या थैलोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा में डिफरेंस पता पड़ गया सर बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं। थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में डिफरेंस पता पड़ गया। थैलोफाइटा में कौन आता है, एम्ब्रियोफाइटा में कौन आता है? समझ गए सब बच्चे? देन इसके बाद में एक टर्म होता है एट्रेकिएटा, इसको हम एट्रेकियोफाइटा भी बोलते हैं। एट्रेकियोफाइटा, एट्रेकिएटा और एट्रेकियोफाइटा क्या होते हैं? एट्रेकिएटा और एट्रेकियोफाइटा बता सकते हो क्या? ट्रेकिएटा वर्ड किससे रिलेटेड लग रहा है? ये तो ट्रैकेड से रिलेटेड लग रहा है या वास्कुलर टिश्यू से रिलेटेड लग रहा है। तो एट्रेकिएटा कौन होंगे? जिसके अंदर वैस्कुलर बबल्स यानी जाइलम फ्लोएम एब्सेंट। वास्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है यहाँ पर? जाइलम एंड फ्लोएम। जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एट्रेकिएटा बोल देते हैं। कौन आएंगे एट्रेकिएटा में बता सकते हो क्या? सर टेरिडोफाइटा को छोड़ के बाकी। हाँ, टेरिडोफाइटा से पहले वाला आ जाएंगे, यानी एल्गी और ब्रायोफाइटा। एल्गी और ब्रायोफाइटा जो वो एट्रेकिएटा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होता है। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर है सबको?
यस सर। तो फिर जिसके अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा उसका क्या नाम रखोगे, उसको किस तरीके से वर्गीकृत करोगे, उसे बोल दोगे ट्रेकिएटा और ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकिएटा और ट्रेकियोफाइटा क्या होंगे, ट्रेकिएटा और ट्रेकियोफाइटा, जिसके अंदर हम लिखेंगे वास्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट, जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे वो ट्रेकिएटा और ट्रेकियोफाइटा होंगे। कहां से कहां तक, ट्रेकियोफाइटा टू जिम्नस एंजियोस्पर्म, ट्रेकियोफाइटा से एंजियोस्पर्म तक, ट्रेकियोफाइटा टू एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन इसमें से आते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा बताओ which is the first member of ट्रेकिएटा, प्रथम संवहनी पादप कौन से थे, ट्रेकिएटा को टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, तो तुमको पता होना चाहिए बात। ठीक है, ऐसे पूछेगा कि बताओ निम्न में से कौन से असंवहनी पादप हैं, ऑप्शन दे दिया ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, तो तुमको पता पड़ जाएगा तुरंत से कि कौन असंवहनी है। समझ गए, टर्मिनोलॉजी क्लियर है बिल्कुल? यस। इसके बाद में एक और भी टर्म देखो, दो टर्म हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्रिप्टो गेम्स और फेंड्रो गेम्स की हमने पहले भी बात की है। यस सर। फेंड्रो गेम्स देखो क्या होते हैं, क्रिप्टो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो गेम या क्रिप्टो गेम्स जिनके अंदर जनन अंग होते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं। छुपे हुए होते हैं, कहां छुपे हुए होते हैं, जैसे मान लो ये कोई पादप शरीर है, ऐसा चपटा सा है, मान लो ब्रायोफाइटा की बात कर रहा हूं, ठीक है, थैलस ऐसा जमीन पे चिपका हुआ, तो क्या होता है उनके जनन अंग जो है वो यहाँ पर बीच में होते हैं इस तरीके से। क्या बाहर से दिख रहा है क्या तुमको, चौक जो है वो जनन अंग है, दिख रहा है क्या किसी को जनन अंग? नहीं नो सर। सर, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो अंदर छुपा हुआ है, देखो दबा हुआ है। तो इस तरीके से जनन अंग जिनके अंदर छुपे हुए होते हैं और बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, हम क्रिप्टो गेम्स बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे हैं, हिडन है। क्रिप्टो गेम्स के अंदर कौन आ जाएंगे, इस जनन आ जाएंगे, एल्गी या ब्रायोफाइट, नॉर्मली ट्रेकियोफाइट का आगे का वर्गीकरण होता है, तो ये ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो है क्रिप्टो गेम्स है। सर हाँ सर ये सीड भी प्रोड्यूस नहीं करते ना, और ये सीड भी प्रोड्यूस नहीं करते, चाहे तो लिख सकते हैं सीड भी प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, लेकिन सीड प्रोड्यूस ये भी किसका एग्जांपल, ये भी एग्जांपल नहीं होता है, ठीक है, तो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, ये भी तुम चाहो तो ऐड कर लो, अच्छी बात है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन हो और सीड का निर्माण भी नहीं हो, सीड नॉट प्रोड्यूस। फेनरो गेम्स क्या होंगे, फेनरो गेम्स जिनके अंदर क्या देखते हैं हम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट। प्रेजेंट तो दोनों में है, एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड और एक्सटर्नली विजिबल। जिनके अंदर लैंगिक जनन जो है, लैंगिक अंग जो है, सॉरी लैंगिक अंग जो है वो बाहर से देखे जा सकते हैं, उन्हें हम फेनरो गेम्स बोलते हैं। कौन आ जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा एग्जांपल, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ निम्न में से कौन, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, निम्न में से कौन प्रथम वास्कुलर फेनरो गेम्स है, क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से कौन प्रथम वास्कुलर फेनरो गेम्स है, या ट्रेकियोफाइट फेनरो गेम इज, ट्रेकियोफाइट फेनरो गेम इज, ऑप्शन दे दिया ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, क्या आंसर करोगे, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म होगा ना? जिम्नोस्पर्म, हाँ जिम्नोस्पर्म होगा। हेलो सर। क्या क्या कुछ कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? सर आपका वीडियो बहुत अटक रहा है सर। सर बीच बीच में बहुत रुक रुक के आ रहा है नेट इशू के कारण। यस सर।
अच्छा, आज तो हमने एयरटेल का कनेक्शन जो है वो चालू कर रखा है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत इशू जो है वो तुम्हारे जो हो सकता है। सर जो है वो यहाँ पर दूसरे सिस्टम पे लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें अभी ठीक आ रहा है, तो थोड़ा बहुत जो है वो तुम्हारे एंड से वीडियो में प्रॉब्लम हो सकता है। आज नेटवर्क का इशू यहाँ पर नहीं है, आज हम पहले से ही पूरा प्रिपेयर करके बैठे हुए हैं, नेटवर्क इशू नहीं है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा अटक भी रहा है तो कोई बात नहीं, तुम लोग जो है मैं चीजें रिपीट करते ही हूँ, तो देख सकते हो, वापस भी पूछ सकते हो। तो फेनरोगेम्स जो है, क्या पूछा था, मैंने पूछा था कि ट्रेकिएट फेनरोगेम्स कौन से हैं, संवहनी फेनरोगेम्स पादप कौन से होते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा कि संवहनी तो टेट्राफाइटा से स्टार्ट हो गया, लेकिन टेट्राफाइटा तो क्रिप्टोगेम है। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, संवहनी भी है और फेनरोगेम भी है, तो प्रथम संवहनी फेनरोगेम कौन हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे सब बच्चे? Yes, sir. क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन रटने वाला नहीं है सर एक बार और रटने बताइए वाला ना। नहीं, ये क्वेश्चन है कि तुमने यदि सारे टर्मिनोलॉजी जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ वो ध्यान से समझी हुई है, तो तुम उसको क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाओगे कि किसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग वो किस कैटेगरी में किस ग्रुप में आएगा। एक बार हिंदी में से वापस बता दीजिए ना। हिंदी में क्या चीज बता दूं? देखो, ट्रेकिएटा क्या को अलग? संवहनी बोलते हैं, ट्रेकिएटा को असंवहनी बोलते हैं। क्रिप्टोगेम्स को तो हिंदी में भी क्रिप्टोगेम ही बोलते हैं और फेनरोगेम को फेनरोगेम ही बोलते हैं, इसमें अंतर नहीं है, ठीक है ना। देन इसके बाद बताइए ना, फेनरोगेम, इसके बाद में नेक्स्ट टर्म जो है वो है फेनरोगेम, जो है उसी के लिए एक और भी टर्म होता है, उसे बोलते हैं हम स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट क्या होता है? स्पर्मेटोफाइट जिनके अंदर किसका निर्माण होगा, स्पर्मी यानी सीड का निर्माण होगा। स्पर्मेटोफाइट क्या होंगे? सीड बेयरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या उपस्थित हो, बीज उपस्थित हो, उन्हें हम स्पर्मेटोफाइट बोलते हैं। कौन है स्पर्मेटोफाइट? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है उन्हें हम क्या बोलते थे? उन्हें हम स्पर्मेटोफाइट बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बीज जो है वो सर फेनरोगेम समझ में नहीं आया, एक बार और बताइए ना। क्या समझ में आया? फेनरोगेम फेनरोगेम होता है जिनके अंदर जनन अंग जो है वो बाहर से दिख सकते हैं। तो जैसे एंजियोस्पर्म है, उसके अंदर जनन अंग क्या होता है? पुष्प, तो पुष्प हमें बाहर से दिखता है। ऐसे ही यदि हम बात करें जिम्नोस्पर्म के अंदर जनन अंग क्या होते हैं, तो कौन होते हैं? शंकु, नर शंकु, मादा शंकु, तो कौन सो है वो भी बाहर से दिखते हैं, इसीलिए इनको किसमें रखा? फेनरोगेम्स में। स्पर्मेटोफाइट क्या होते हैं? जिनके अंदर बीज का निर्माण होता है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में बीज का निर्माण होता है, इसलिए वो क्या होंगे? स्पर्मेटोफाइट होंगे। क्लियर होगी बात सबको? देन एक और भी टर्म देख लो, कॉर्मोफाइट। क्या होती है कॉर्मोफाइट? क्या ये टर्म पहले कभी सुना है क्या? नहीं सुना है क्या कभी? No, sir. नो थैलोफाइटा के अंदर जो आधी बात तुमको पता थी वो थी कि थैलोफाइटा वो होते हैं जिनके अंदर जड़ तना पत्ती अनुपस्थित है, तो उसका उल्टा होता है कॉर्मोफाइट, यानी ऐसा पादप जिसके अंदर प्लांट डिफरेंशिएटेड इन रूट स्टेम, ऐसा पादप जो रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड हो, विभेदित हो, उससे हम क्या बोलते हैं? कॉर्मोफाइट। कौन कौन आएंगे बताओ? एग्जांपल क्या होगा बता दो जल्दी से। टेरिडोफाइटा एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। तो तुम लोग मुझे आगे से आगे आंसर दे पा रहे हो क्वेश्चन का। जो भी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं वो मुझे आगे से आगे आंसर दे पा रहे हैं। क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि उनको मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट, वो उस कंसेप्ट को इन सब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो तुरंत से आंसर दे पा रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर तुम सिर्फ और सिर्फ तभी दे पाओगे जब इनकी मीनिंग तो मैं बताऊं, उस मीनिंग के अकॉर्डिंग इनके ऊपर अप्लाई करोगे, जो जो आंसर बैठ जाएगा वो आंसर दे दोगे। ठीक है? क्लियर है सब बच्चों को ये बातें? तो ये कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स मैंने तुमको बताया जो जरूरी है हमें इन सब प्लांट्स को पढ़ने के लिए पहले समझना। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एल्गी। अच्छा, क्या प्लांट जो है वो हमेशा फोटोसिंथेटिक होते हैं क्या, या कुछ अपवाद भी हैं? या कुछ अपवाद भी है ना, एक्सेप्शन भी है। कुछ प्लांट जो है वो परजीवी भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे तुमने कस्कुटा का नाम सुना होगा, अमरबेल,
हाँ वीनस हीट शिफ्ट होते हैं। वीनस फ्लाईपैथ रेफ्लेशिया। फ्राई हाँ बच्चे, अब एल्गी जो है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। हेलो सर। हाँ सर बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है सर, कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, आवाज बहुत और बार बार लेफ्ट हो जा रही हूँ खुद से ही। दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही ना? एक बार भी नहीं आई बच्चे। ये अभी जो तुमको दिक्कत आ रही है वो तुम्हारे पर्टिकुलर नेटवर्क में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है ना वो साथ में एक सिस्टम जो है ना वो चलता रहता है ये देखने के लिए कि कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है। जैसे कल डिस्टरबेंस था तो हमको पता पड़ गया था कि डिस्टरबेंस आ रहा है, कुछ और अल्टरनेट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ना कुछ पर्टिकुलर बच्चों को यदि नेटवर्क का इश्यू आ रहा है तो वेट करें, वो हो जाएगा, ठीक है। मैं इतना ही कर सकता हूँ इस सिचुएशन में। क्लियर है। हाँ, मैं तुम बोलोगे कि सर रिपीट कर दो, वापस से समझा दो, इतना ही कर सकता हूँ। बाकी मैं तुम्हारा सुपर ह्यूमन तो नहीं हूँ कि चलो यहाँ से नेटवर्क भेज दिया वहाँ पे जाओ नेटवर्क जो है वो बच्चों को दिक्कत आ रही है तो रिपीट कर सकता हूँ, दोबारा बता सकता हूँ, ये सारी चीजें कर सकता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब एल्गी के बारे में। एल्गी शैवाल, स्टडी ऑफ एल्गी जो है उसे हम क्या बोल देते हैं? साइकोलॉजी। एल्गी, पहले भी हमने टर्म यूज किया है फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी, या फिर दूसरा भी एक नाम है एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी भी बोलते हैं। एंड यदि इंटरेस्ट है तो फादर ऑफ एल्गोलॉजी ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ एल्गोलॉजी, फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी लिखता हूं, फाइकोलॉजी। फ्रिस्ट जो हमको फादर ऑफ फाइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब एल्गी में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, प्लांटी में कौन से आएंगे वो तो समझ गए, लेकिन एल्गी में कौन से आएंगे ये पता पड़ेगा किससे? जो अभी टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी थी उससे। कौन से ऑर्गेनिज्म्स आर कैसे हैं? मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक, लेकिन इनके अंदर क्या होगा? बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इन roots and leaf. Body is not divided in root, stem and leaf. शरीर जो है वो जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होगा। और क्या? And embryo formation is absent. Embryo formation is absent. क्लियर है बात? प्लांटी के अंदर कौन से मेंबर्स हैं जो एल्गी हैं, जिनके अंदर प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम एंड लीफ, एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज आल्सो एब्सेंट। उनको हम क्या बोल देंगे? उनको हम बोल देंगे एल्गी, ठीक है। क्या एक्सेप्शनली कुछ यूनिसेलुलर भी है? एक्सेप्शनली सम एल्गी आर यूनिसेलुलर। कौन से हैं वो? like chlorella, Chlamydomonas, Acetobacteria। वॉल्वॉक्स भी है ना सर? वॉल्वॉक्स है ना वो कॉलोनियल होता है। तो ऐसे कुछ एल्गी हैं जो कैसे हैं? यूनिसेलुलर टाइप के हैं, एक कोश के टाइप के हैं। तो इसे किंगडम प्लांटी में रखना पसंद करोगे या आरएचपी टेकर के अकॉर्डिंग किंगडम प्रोटिस्टा में रखना पसंद करोगे? बताओ। एल्गी में प्रोटिस्टा में। किंगडम नहीं है बच्चे, प्लांट किंगडम। कौन से जगह में रखेंगे? प्रोटिस्टा में सर। प्रोटिस्टा में सर। प्रोटिस्टा में, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो इसलिए हम इसको प्रोटिस्टा में रखना पसंद करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? आरएचपी टेकर के अकॉर्डिंग। वापस से रिपीट किया मैंने
कि वैसे तो हम प्लांटी में पढ़ते हैं इनको, लेकिन RH विटेकर के अकॉर्डिंग इन्हें प्रोटिस्टा जगत में रखना ठीक रहेगा। सर तो ये वाले जगत में क्यों रखा है? यहाँ तो हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो एल्गी वाले हैं, तब एल्गी वाले कैरेक्टर हैं तो अब इन एल्गी को यहाँ पर स्टडी। लेकिन कोई पूछेगा कि 5 जगत प्रणाली के अनुसार इनकी सही जगह कौन सी जगत है, तो वो जगत क्या बोलोगे, प्रोटिस्टा जगत से। एक क्वेश्चन होने की वजह से, एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद में देखो कि इनका आवाज क्या होता है। अच्छा, अब एल्गी को क्लासिफाई किया। यदि हम बात करें फिश की, तो फिश ने एल्गी को 11 अलग अलग क्लासों में बांटा था। जो फादर ऑफ एकोलॉजी का नाम सुना ना, उन्होंने एल्गी को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया था? 11 वर्गों में वर्गीकृत किया था, 11 क्लासेस में क्लासिफाई किया था। तुम बोलोगे सर हमने तो 3 ही पढ़ा है, 11 क्लास कौन सी आ गई? तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो फाइकोलॉजिस्ट हैं उनके लिए ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक एल्गी है, तो उन्होंने उसको किस क्लास में रखा होगा? उन्होंने रखा था उसे साइनोफाइसी में। उनके लिए यूग्लिना भी एक एल्गी है, उन्होंने यूग्लिना को कहां पे रखा है? यूग्लिनोफाइसी। उनके लिए जो डाइटम्स है वो भी एक एल्गी है, तो उन्होंने डाइनोफाइसी में रखा हुआ। डाइटम्स को बेसिलेरियोफाइसी या क्राइसोफाइसी में रखा हुआ है, और डाइनोफ्लैजेलेट को डाइनोफाइसी में रखा हुआ है। तो ऐसे डिफरेंट क्लासेस हम करेंगे तो टोटल कितने 11 क्लासेस में वर्गीकृत किया था किसने? फ्रिश ने। लेकिन लिख देता हूं, चलो, फ्रिश क्लासिफाइड ऑल एल्गी इन 11 क्लासेस, 11 क्लासों में वर्गीकृत किया था। लेकिन यदि मैं बात करूं RH विटेकर की, तो RH विटेकर के अकॉर्डिंग कितने क्लास होंगे? मेनली 3। यस, तो 3 भाई जो भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर टाइप के हैं उन्हें तो प्लांटी में रखो, बाकी सबको अलग अलग रखो। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्लास बचते हैं मेनली वो 3 क्लासेस बचते हैं अकॉर्डिंग टू RH विटेकर। Sorry, 3 main classes of algae are, कौन से 3 क्लास हैं? एक पढ़ेंगे हम रोडोफाइसी, and phaeophysi. हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलो जल्दी। अल्फिया तुम एक काम करो, मुझे ना लगभग आधे घंटे बाद कॉल करो, ठीक ना? आधे 45 मिनट के बाद कॉल करो, 45 मिनट, ठीक। तो रोडोफाइसी कॉमन है, रेड एल्गी। दूसरा है पियोफाइसी, algae, और तीसरा green algae. किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है ये? 3 क्लासेस किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। उसी वजह से इसका कलर आ है। स्टोर फूड, सेल वॉल, वेरी गुड, स्टोर फूड। सेल वॉल की बेसिस पे, स्टोर फूड की बेसिस पे, स्टोर फूड, फ्लैजिला की बेसिस पे, फ्लैजिला, हैबिटेट। तो बहुत इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे RH विटेकर ने बोला कि प्लांट किंगडम के अंदर जो 3 मेन क्लासेस आएंगी वो कौन कौन सी है? वो रोडोफाइसी, पियोफाइसी और क्लोरोफाइसी होगा। अब ये क्लासेस जो है इनको पढ़ना है डिटेल में, कंपेयर करके पढ़ेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो तुम्हारा जो है तुमको इनको याद रखने में भी आसानी होगी और इजी भी लगेगा। कर दो रेस? Yes, sir. Very good.
तो अब एलगी की तीनों क्लासेस को हम कंपेयर करेंगे। सर नीचे वाला लाइन मत मिटाइए। हाँ ठीक है। जहां पर भी तुम कंपेयर करके पढ़ सकते हो वहां पे कंपैरेटिवली पढ़ना। यदि कोई चीज मैंने तुमको अलग अलग भी पढ़ाई हो, कई बार कहता है जैसे बोर्ड पे जगह उतनी नहीं मिल रही तो मैंने अलग अलग पढ़ा दी, तो तुम्हें लग रहा है पढ़ते टाइम कि मैंने कंपेयर करके ध्यान रख सकता हूँ, तो कंपेयर करके ध्यान रखना। देखो क्लासेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिख रहा हूं रोडोफाइसी, फिर लिख रहा हूं ईओफाइसी ब्राउन, और फिर लिख रहा हूं क्लोरोफाइसी ग्रीन। एनसीईआरटी में सीक्वेंस उल्टा है क्या? सबसे पहले क्लोरोफाइसी, फिर ईओफाइसी, फिर रोडोफाइसी। यस सर। कौन सा सीक्वेंस पसंद आता है तुम्हें? कौन सा पसंद है? एनसीईआरटी वाला, एनसीईआरटी बुक वाला। और मुझे तो ये सीक्वेंस पसंद आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों? क्यों? हम दोनों की पसंद अलग अलग क्यों है? तो पढ़ा दीजिए, एक हो जाएगी पसंद। देखो मैंने इसको इस सीक्वेंस में इसलिए रखा है क्योंकि रोडोफाइसी जो है ना वो इवोल्यूशन में सबसे पहले है। फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग यदि हम देखेंगे तो पहले कौन सा एल्गी आया है? रेड एल्गी। फिर उससे एडवांस कौन सा है? ब्राउन एल्गी। फिर उससे भी एडवांस कौन सा है? ग्रीन एल्गी। तो इसीलिए मैंने इनको किस ऑर्डर में लिख दिया? फाइलोजेनी के ऑर्डर में लिख दिया कि रेड एल्गी मोस्ट प्रिमिटिव है इसलिए उसको सबसे पहले लिख दिया, और ग्रीन एल्गी मोस्ट एडवांस इसलिए उसको सबसे बाद में रखा। आई बात समझ में? यस ठीक है। अब आखिर कोई बच्चा बोलेगा सर क्या सबूत है, क्या प्रूफ है कि ग्रीन एल्गी जो है वो सबसे ज्यादा एडवांस है और रेड एल्गी जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव है? क्या इसका कोई सबूत भी है क्या? यस सबूत है मेरे पास। रेड एल्गी के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो ग्रीन एल्गी वो साइनोबैक्टीरिया जैसे होते हैं। रेड एल्गी का स्टोर फ्रूट जो है वो साइनोबैक्टीरिया जैसा होता है। रेड एल्गी के अंदर भी फ्लैजिला नहीं होते, साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी कभी फ्लैजिला नहीं होते। तो रेड एल्गी के फीचर किससे मैच कर रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया से मैच कर रहे हैं, ये प्रिमिटिव है। ग्रीन एल्गी के फीचर्स देखोगे तो ग्रीन एल्गी जो है वो किससे मैच करेगा? वो ग्रीन प्लांट से मैच करेगा क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट वैसा है, स्टोर फ्रूट वैसा है, ग्रीन प्लांट जैसा स्टार्च होगा। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर वगैरह में सिमिलरिटी है वो देखने को मिलती है। तो ग्रीन एल्गी जो है वो ज्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं किससे? हायर प्लांट से। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो ये किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के यहाँ पर दिक्कत आ रही है, अटकने वाली, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो सिस्टम है ना वो चल रहा है कंटिन्यूअसली, उसमें नहीं प्रॉब्लम आ रही है। परफेक्ट चल रहा है आज। हाँ वही परफेक्ट चल रहा है, पता नहीं क्यों कुछ बच्चों को इशू आ रहा है। हाँ जैसे पिछले कल हमारे सिस्टम पे कल जैसे नेटवर्क इशू हो गया था ना बच्चे, वैसे ही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है नेटवर्क इशू होना, क्योंकि यदि मतलब कोई भी सिस्टम कोई भी नेटवर्क यदि हम यूज करेंगे तो कई बार होता है गड़बड़ ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है ना, तो वेट करो। अब देखो इनके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हैबिटेट की। हैबिटेट का मतलब आवास। आवास रेड एल्गी मोस्टली तुम्हें कहां पे मिलेंगे? रेड एल्गी मिलेंगे मोस्टली मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, समुद्री जल में मिलते हैं। और समुद्री जल में भी गर्म पानी की ठंडा पानी, बोलो गर्म पानी की ठंडा पानी, ट्रॉपिकल सी, हॉट वाटर। गर्म पानी वाले समुद्रों में मिलेंगे मेनली रेड एल्गी। फियोफाइसी की बात करें तो फियोफाइसी जो है वो मिलेंगे तुम्हें मोस्टली ये भी मरीन वाटर में, मरीन वाटर में सर, और लेकिन ठंडे पानी में, टेम्परेट सी। ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो है वो क्या है? क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो इक्वेटर के पास में होता है, टेम्परेट कौन सा? जो कहां पर होगा? जो पोल की तरफ होगा वो टेम्परेट है। तो टेम्परेट सी में ठंडे पानी में मोस्टली
मिलेगा फियोफैसी, और गर्म पानी के समुद्रों में मिलेगा मोस्टली रेड एल्गी। क्लोरोफैसी की बात करें तो मोस्टली फ्रेश वाटर। यस, वेरी गुड। मोस्टली कहां पर प्रेजेंट होते हैं? फ्रेश वाटर में होते हैं। उसके अलावा ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, कुछ पैरासाइट भी हो सकते हैं, नम स्थानों पर भी, मॉइस्ट प्लेसेस पर भी हो सकते हैं। तो ऐसे अलग-अलग जगहों पर होते हैं। इसमें क्लोरोफैसी में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो स्लॉथ बियर पे होता है, उसको बोलेंगे एपिजोइक। एपिजोइक एल्गी जो किसी एनिमल पे है। कौन? जैसे एग्जांपल है ट्राइकोफिलस। ट्राइकोफिलस नाम का एक एल्गी है, किसके ऊपर होता है? ऑन स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर, स्लॉथ रीच जो होता है उसके ऊपर उग जाता है। कौन? उसके ऊपर उग जाता है ये ग्रीन एल्गी। स्लॉथ बियर जो है ना, वो तुम्हारे जैसा है बिल्कुल। स्लॉथ बियर के बारे में जानते हो क्या? नो सर। जानते हो क्या? स्लॉथ बियर ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा है एकदम। हाँ सर जानते हैं। कैसे? स्लॉथ बियर स्लोली एकदम धीरे 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 ऐसे करता है ना। ठीक ठीक बच्चे, देखो इसको पता भी है तुम कैसे हो। तो ये स्लॉथ बियर होता है, वो दुनिया का सबसे आलसी प्राणी है। वो स्लॉथ बियर, वो पेड़ पे जाके ऐसे लटक के सो जाता है, तो सोता है, उसको खाना भी नहीं खाना, उसको नहाना तो है ही नहीं। सर हम लोग ऐसे नहीं है। हाँ सर, हम लोग ऐसे नहीं है, हम तो ऐसे नहीं हम लोग नहा लेते हैं कम से कम। ठीक है, मस्ती कर रहा था मैं। तो बहुत ही मतलब आलसी टाइप का ऑर्गेनिज्म है, नहाता नहीं है, पेड़ के ऊपर पड़ा रहेगा बहुत लंबे टाइम तक ऐसे आलस के बारे में। तो इस वजह से क्या होता है, उसके शरीर पे और बालों पे क्या होता है, एल्गी उग जाती है ग्रीन कलर की। कौन सी एल्गी? ट्राइकोफिलस। तो ऐसे जीव जो दूसरे के ऊपर उगते हैं उसको बोलते हैं एपिजोइक, दूसरे एनिमल पे उगते हैं। तो एपिजोइक होता है कौन? ट्राइकोफिलस ग्रीन एल्गी। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, इसलिए मैंने तुमको ठीक से बताया। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर एपिजोइक को हिंदी में क्या बोलते हैं? एपिजोइक को अधिजंतु बोलेंगे। अधिजंतु, अधिजंतु जो सर लिखा दीजिए ना इसको। एक बार एनसीईआरटी की बुक में भी देख लेना, स्लॉथ बियर के लिए लिखा होगा अधिजंतु, जो दूसरे जंतुओं के ऊपर उगते हैं, एपिजोइक। ठीक है। देन इसके बाद में क्या सारे के सारे रेड एल्गी मरीन होंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ अपवाद होते हैं जो स्वच्छ जल में भी हो सकते हैं। एक्सेप्शन लिख दूं क्या? एक्सेप्शन बैट्रेकोस्पर्म, बैट्रेकोस्पर्म इन फ्रेश वाटर। फियोफैसी के अंदर जो टेम्परेट सी में प्रेजेंट होता है उसका एक एग्जांपल है सरगासम। सरगासम इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में रहने वाला एक ब्राउन एल्गी है सारगासम, और इसे उस ओशियन को सारगासो सी भी बोलते हैं। कुछ एग्जांपल साथ साथ में ले रहा हूं बस, ताकि तुम्हें थोड़ा एग्जांपल में पता पड़े कि अच्छा कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या रेड एल्गी हमेशा रेड होते हैं क्या? क्या बोलोगे? यस। नहीं सर, अभी तो रेड रखे ना। ये डिपेंड करेगा उनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ऊपर, क्योंकि इनके अंदर भी साइनोबैक्टीरिया की तरह फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, एलोफाइकोसाइनिन होता है। तो क्या होगा, जो सतह पर होंगे वो ब्लू ग्रीन टाइप के होंगे, जो गहराई में होंगे वो कैसे होंगे? रेड होंगे, लाल होंगे। यस। तो रेड एल्गी present in deep sea are red due to कौन सा पिगमेंट? फाइकोएरिथ्रिन। ये पिगमेंट ज्यादा हो जाता है, इस वजह से जो गहरे समुद्र में लाल शैवाल होंगे उनका कलर कैसा हो जाएगा? उनका कलर रेड हो जाएगा। क्लियर होगी बात? कैसा बच्चों ने ये तो है आवाज की बात। ये तो हमने क्या बात की? आवाज कैसा होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, कि इनकी संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर। रोडोफैसी जो है वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर, फिलामेंटस और पैरेन्काइमेटस। या तो तंतु के समान होंगे या फिर पैरेन्काइमा टिश्यू के समान होंगे। पैरेन्काइमा मृदुतक, पैरेन्काइमेटस का मतलब मृदुतक ही है। जो मृदुतक के समान होते हैं उसे हम बोलेंगे पैरेन्काइमेटस, क्योंकि ऊतक अभी बना नहीं है, अभी इनके अंदर ऊतक बना नहीं है, प्रॉपर टिश्यू कुछ के अंदर तो है लेकिन कुछ के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर या तो वो तंतु के समान होंगे या पैरेन्काइमेटस टाइप के होंगे, पैरेन्काइमा ऊतक के समान होंगे, या फिर हो सकते हैं पॉलीसाइफोनस, पॉलीसाइफोनस ऐसे टाइप के हो सकते हैं, और पॉलीसाइफोनस। क्या कोई यूनिसेलुलर फॉर्म भी है क्या? यूनिसेलुलर रेड एल्गी का एक एग्जांपल लिख लो, पोरफायरिडियम। पोरफायरिडियम जो है वो एक कोश के लाल सेवल है। अभी तो तुमने एक कोश के हरा सेवल का एग्जांपल पढ़ा था, तीनों एग्जांपल हरे सेवल का था। ये पोरफायरिडियम क्या है? रेड एल्गी है जो यूनिसेलुलर होता है। स्ट्रक्चर डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम ड्रॉ करोगे। पोरफायरिडियम का डायग्राम दिखाई गया एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से, ऐसा लगता है जैसे एक शीट के समान, एक परत के समान है, कुछ इस टाइप का। क्या है ये? पोरफायरिडियम। पॉलीसाइफोनियम इसका मेंबर है क्या? पॉलीसाइफोनियम के अंदर क्या देखा तुमने? ऐसे ब्रांचिंग जैसे बनी हुई है और बहुत भयानक ब्रांचिंग्स। पॉलीसाइफोनिया का मतलब किसी को बताया क्या? पॉलीसाइफोनस कंडीशन क्या होती है? क्या कोई बच्चा जानता है कि पॉलीसाइफोनस कंडीशन क्या होती है? नहीं। मोर देन वन ब्रांचेस? नहीं। यूनिसेलुलर? नहीं, मैं तुमको बताता हूँ। ये है पॉलीसाइफोनिया। एनसीईआरटी का डायग्राम जो है वो जरूर से देख लेना। कई बार क्या होता है, सिर्फ डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे बताओ इसके अंदर आइसोगेमी होती है कि एनाइसोगेमी होती है कि होगेमी होती है, ऐसा पूछ लेंगे। तब कैसे आंसर कर पाओगे? यदि तुमने इसको सही पहचान लिया तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यदि तुमने डायग्राम ही सही से नहीं देखा, पहचान ही नहीं पाए, तो हो सकता है बहुत आसान सा क्वेश्चन जो तुम्हें आता होगा वो तुम गलत कर दो। तो इसलिए एनसीईआरटी का डायग्राम जरूर से देखा। पॉलीसाइफोनस कंडीशन क्या होती है वो बता रहा हूं। पॉलीसाइफोनस कंडीशन का मतलब होता है ऐसी लंबी सेल, हो सकता है वो फ्यूजन से बनी हो और उसके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियोल और बहुत सारे न्यूक्लियस। कुछ इस टाइप की सेल से यदि वो बना हुआ है तो उसे हम बोलेंगे पॉलीसाइफोनस कंडीशन। लॉन्ग ट्यूबुलर सेल्स, लॉन्ग सेल्स हैविंग लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियोल एंड मल्टीपल न्यूक्लियाई, इस टाइप की जो सेल्स होती हैं उन्हें उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइफोनस कंडीशन। समझ गए क्या? तो रेड एल्गी के अंदर कई बार इस टाइप की सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हमने लिखा कि वो पॉलीसाइफोनस टाइप का हो सकता है। ये तो हुआ रेड एल्गी के बारे में। सर ये पॉलीसाइफोनिया एक बार प्लीज और एक्सप्लेन करोगे, इसको क्यों बोलते हैं? पॉलीसाइफोनस कंडीशन होती है जहां पर इनकी सेल्स लंबी लंबी होंगी, उनके अंदर एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होगी और उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक होंगे, तो ऐसी स्थिति को पॉलीसाइफोनस कंडीशन बोलते हैं। और ऐसी कोशिकाओं से बना है ये, इसलिए इसका नाम है पॉलीसाइफोनिया। सर इंग्लिश में पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया means these the cells of red algae may be long tubular cells having a large central vacuole and multiple nuclei. Thus this kind of cells are known as this type of cells are known as polysiphonous cells or polysiphonous condition, and that is present in this red algae polysiphonous. ठीक है? ब्राउन एल्गी के बारे में देखो। ब्राउन एल्गी आर नेवर यूनिसेलुलर। ब्राउन एल्गी जो होते हैं वो कभी भी यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, ऑलवेज कैसे होंगे? ऑलवेज मल्टीसेलुलर। हमेशा कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर टाइप के होते हैं ये ब्राउन एल्गी। ठीक है? यूनिसेलुलर फॉर्म एब्सेंट। और कई बार तो इतने बड़े बड़े साइज के होते हैं,
इट कैन बी वेरी लार्ज, इट कैन बी वेरी लार्ज। कितने बड़े हो सकते हैं? वेरी लार्ज अप टू 100 मीटर, यानी समुद्र के ऊपर 100 मीटर की लंबाई तक फैला हुआ है क्या? एक ब्राउन एल्गी। एक शिप जो है वो जा रही है आराम से, वहां से जा रही है, शिप के अंदर प्रोपेलर होता है, वो घूम रहा है और शिप जो आराम से जा रहा है, पता पड़ा उस प्रोपेलर के अंदर ये एल्गी जो है वो लिपटती चली गई, फंस गई, ब्लॉक कर दिया, उसने जाम कर दिया। तो ये क्या हो सकते हैं? ये खतरा भी हो सकते हैं, समुद्र में जो जहाज वगैरह जा रहे हैं उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं ये इतने बड़े बड़े एल्गी। ठीक है, और इतने बड़े एल्गी का कुछ नाम बताओ। मैक्रोसिस्टिस, नीरियोसिस्टिस, ये जो नाम लिखा मैक्रोसिस्टिस, नीरियोसिस्टिस, ये बहुत बड़े साइज वाले जाइंट ब्राउन एल्गी हैं जिनको हम सीवीड भी बोल देते हैं, समुद्री खरपतवार भी बोल देते हैं। और इनके लिए एक और भी टर्म है, आल्सो नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इनको? केल्प्स। इनको क्या बोलते हैं? केल्प्स भी बोलते हैं। केल्प्स का मतलब होता है समुद्री देवता, उस बेसिस पे इसका नाम रखा हुआ है केल्प्स। और इसके अंदर जब तुम एग्जाम डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी में, तो होल्ड फास्ट, टाइट, फ्रॉम, ऐसे स्ट्रक्चर। होल्ड फास्ट क्या होता है? वो संरचना जिससे जमीन पे चिपका होता है उसे बोलते हैं होल्ड फास्ट। तंतु जैसा जो होगा वो होगा स्टाइल। प्रकाश संश्लेषी चपटा से जो पार्ट होगा वो होगा फ्रॉन्ट या फिर लैमिना। फ्रॉन्ट या लैमिना। फ्रॉन्ट या लैमिना। हाँ, ठीक है। एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से सब बच्चे आज ही घर में जाना, ढंग से देख लेना। फिर दूसरा वहां पर दिया होगा फ्यूकस। फ्यूकस जो है वो कुछ इस टाइप से दिया होगा। अगेन होल्ड फास्ट, स्टाइल और फ्रॉन्ट, इस टाइप का होगा डायग्राम। और इसके अंदर यहाँ पर ये जो लैमिना है इसमें एयर ब्लैडर्स होंगे, यहाँ पर हवा भरी हुई है ताकि ये इजीली ऊपर की तरफ रह सके। तो प्लावता मिलेगी तो ये ऊपर की तरफ ऐसे सीधा खड़ा रह पाएगा, अदरवाइज नीचे लेट जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर एयर चैम्बर्स है, एयर चैम्बर्स। ठीक है, और एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, उसमें किसका? डिक्टियोटा का एग्जांपल दिया हुआ है। डिक्टियोटा, डिक्टियोटा का डायग्राम कैसा दिया हुआ है? कुछ इस तरीके से डाइकोटोमस टाइप की ब्रांचेस हैं, वो बहुत सारी बनी हुई होंगी। डायग्राम जरूर से देख लेना। ये है लैमिनेरिया, म्यूकस, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा। ये डायग्राम दे देगा, बोलेगा बताओ इसके अंदर लाइफ साइकिल कैसे होती है, बताओ, पूछ लेगा। अब डायग्राम ही नहीं पता पड़ा तो आंसर कहां से आएगा? डायग्राम पता पड़ गया कि फ्यूकस है तो फ्यूकस के अंदर लाइफ साइकिल कैसे होती है ये तुमने पढ़ा हुआ है पिछले क्लासेस के अंदर, तो तुम्हें आता ही होगा। सर ये क्या लिखे हैं लैमिना के ऊपर? लैमिना के ऊपर फ्रॉन्ट, FRONT, फ्रॉन्ट। मतलब फ्रॉन्ट का मतलब होता है फर्न के समान संरचना। ठीक है, देन इसके बाद में क्लोरोफैसिन। क्लोरोफैसिन तो बहुत सारे टाइप के हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। पहले यूनिसेलुलर का एग्जांपल अभी देखा था हमने। यूनिसेलुलर DNA का एग्जांपल बताओ। स्पाइरुला, स्पाइरुलिना, क्लैडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। स्पाइरुलिना मत बोलना। क्लोरेला, हाँ, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। एसिडाबुलेरिया के बारे में कुछ जानते हो? इसको अम्ब्रेला एल्गी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव है, पादप, एक कोशिकीय पादप है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप है। यूनिसेलुलर प्लांट जो कि सबसे बड़ा है, एसिडाबुलेरिया। देन इसके बाद में मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में अलग अलग टाइप है। मल्टीसेलुलर में हो सकता है फिलामेंटस। फिलामेंटस ग्रीन एल्गी का नाम बताओ। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, वेरी गुड। क्या एनसीईआरटी में स्पाइरोगैरा का डायग्राम दिया हुआ है कि यूलोथ्रिक्स का डायग्राम दिया हुआ है? ठीक से देख लेना, नहीं तो एग्जाम में समझ नहीं आएगा वो क्या है। क्या दिया हुआ है बताओ? नहीं पता है? यूलोथ्रिक्स दिया हुआ है नई वाली एनसीईआरटी में। यूलोथ्रिक्स, हाँ यूलोथ्रिक्स, ध्यान से देखना उस डायग्राम को, नहीं तो गलत करोगे एग्जाम में। ठीक है, तो स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स,
ठीक है, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस। ऐसे ही मल्टीसेलुलर पैरेंकाइमेटस, पैरेंकाइमेटस का एग्जांपल हो जाएगा अलवा। अलवा जो है उसको बोलते हैं सी लेट्यूस, समुद्री सलाद। हलवा खाते हैं, हलवा भी खाते हैं, हलवा भी खाते हैं, समुद्री सलाद है वो। देन इसके बाद कोलोनियल, कोलोनियल एल्गी का नाम बताओ। वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स, रोलिंग बॉल बोलते हैं। वॉलवॉक्स इज रोलिंग बॉल। मोटाइल की नॉन मोटाइल? मोटाइल। उडोरेना, उडोरेना का नाम सुना है क्या? यस सर। वॉलवॉक्स की तरह ये भी बहुत सारे केवल लाइक ऑर्गेनिज्म से बनता है, उडोरेना। वॉलवॉक्स, उडोरेना। और इसका एक और एग्जांपल बता देता हूं, हाइड्रोडिक्टियन। दिख रहा है क्या? हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन को बोलते हैं वाटर नेट, नॉन मोटाइल है, वाटर नेट। हाइड्रोडिक्टियन इज वाटर नेट, नॉन मोटाइल होता है। यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, एस्ट्राकुलेरिया, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस, पायरोगायरा यूलोथ्रेक्स, पैरेंकाइमेटस, अलवा, कोलोनियल, वॉलवॉक्स, उडोराइना, ये दोनों मोटाइल हैं। हाइड्रोडिक्टियन नॉन मोटाइल है। इतने एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट। एग्जाम जो है डिजिटल का एनसीईआरटी से देख लोगे, आज जाके बना भी लोगे। सर यूथ्रोलिक्स का डायग्राम तो नहीं दिया है सर? यूलोथ्रेक्स का दिया है एनसीईआरटी में डायग्राम? दिया है पेज नंबर दिया है 30। सर, दिया है। पुरानी वाली एनसीईआरटी मत देखना, पुरानी में नहीं दिया है। स्टडी मटेरियल में भी दिया है। हाँ। तो फिर ये तो हो गई स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो इसके अंदर सेल वॉल कैसा होता है। अब देखो सेल वॉल, कोश का भित्ति, दो लेयर, आउटर और इनर। इनर लेयर सबका एक जैसा, जैसा सेलुलोसिक। इनर लेयर सबका एक जैसा, किसका बना हुआ है? मेनली सेलुलोज का, सेलुलोसिक। सेलुलोज के साथ साथ पेक्टिन वगैरह भी उपस्थित हो सकते हैं। ये तो इनर लेयर की बात हुई। आउटर लेयर अलग अलग। आउटर लेयर में डिफरेंस अभी हमने पढ़ा था ना, किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया, उसमें सेल वॉल भी पढ़ा था। तो आउटर लेयर जो होता है रेड एलगी के अंदर, वो पॉलीसल्फेट, फाइकोकोलेट, सल्फेटेड फाइकोकोलेट। फाइकोकोलेट को हम हाइड्रोकोलेट भी बोलते हैं, हाइड्रोकोलेट। इसको पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स वगैरह भी बोलते हैं, पॉलीसल्फेटेड एस्टर भी बोलते हैं। एग्जांपल, इसका एग्जांपल भी तुमने सुना है अपने जीवन में। अगार, कैरागिन, फ्यूनोरिल, क्या है ये सारे के सारे सल्फेटेड फाइकोकोलेट या हाइड्रोकोलेट्स हैं। अगार, कैरागिन, फ्यूनोरिल, ये सब। पीओफाइसी जो है उसके अंदर आउटर लेयर जो होता है वो नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलेट्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलेट्स या हाइड्रोकोलेट्स। क्या वो एग्जांपल है इसका? इसका भी एग्जांपल तुमने सुना होगा। आर्जिन, ल्यूकोडिन, ल्यूसिडिन,
ये सब क्या है? ये सब आउटर लेयर में प्रेजेंट नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स है। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है? आउटर लेयर के अंदर इनके अंदर होते हैं पेप्टेन्स। सर ये पैरागिन के बाद में क्या लिखा है? पैरागिन के बाद फ्यूनोरी, FUNORI, फ्यूनोरी। क्लोरोफाइसिन में गैलेक्टॉन्स और मेनॉन्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के अंदर। पेक्टिन के अलावा गैलेक्टॉन्स, मेनॉन्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। हिंदी में भी यही बोलेंगे सर? हाँ बच्चों के हिंदी में भी नाम दीजिए। तो सेल वॉल में ध्यान रखना होगा कि इनर वॉल सबकी सेलुलोजिक है, आउटर वॉल जो है वो फाइकोकोलॉइड्स की बनी हुई है। रेड एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, रेड एल्गी के अंदर सल्फेटेड होते हैं, ब्राउन एल्गी के अंदर नॉन सल्फेटेड होते हैं। आर्जिन जो है उसका डेंटल ट्रीटमेंट में काफी यूज होता है, डेंटिस्ट्री में। माउथ के अंदर जो टीथ है उसका इंप्रेशन लेने के लिए जो एक पाउडर यूज होता है वो आर्जिन होता है, आर्जिनेट। अगार जो है वो जेल, अगार जो है वो जेली वगैरह बनाने में काम आता है, और उसके अलावा कल्चर मीडिया बनाने में काम आता है, आइसक्रीम वगैरह बनाने में काम आता है। केराटिन, फिनोली जो है ये काम आता है किसके लिए? फिनोली जो है वो ग्लू लाइक मटेरियल होता है, चिपकाने के लिए काम आता है, पेपर या क्लॉथ इंडस्ट्री में काम आता है। एक्स्ट्रा बातें हैं। अगार किससे मिलता है वो पता होना चाहिए। अगार किससे मिलता है? जिलेडियम। जिलेडियम इन ग्रेसिलेरिया। कैल्सिलेरिया सर। एंड ब्रेसिलेरिया। जिलेडियम और ब्रेसिलेरिया जो है इससे मिलता है अगार। केराटिन जो है वो कॉन्ड्रस क्रिस्पस से मिलता है। अगार का ध्यान रखना, अगार कुछ है। तो सेल वॉल हो गया। अब सेल वॉल के बाद में इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में डिफरेंस है। रेड एल्गी के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए, डी। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, और कैरोटीन्स वगैरह हो सकते हैं। मेनली जो होता है वो होता है फाइकोबिलिन। और फाइकोबिलिन के तीन टाइप तुमने पहले ही पढ़े हुए। कौन कौन से? आर फाइको, आर फाइको एरिथ्रिन एंड आर एल्लोफाइकोसाइनिन। एल्लोफाइकोसाइनिन। क्या गैडुकोव इफेक्ट नाम पहले सुना है क्या? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रेड एल्गी जो है वो साइनोबैक्टीरिया के करीब है। साइनोबैक्टीरिया जो है वो रेड एल्गी के एंसेस्टर्स हैं। कैसे पता पड़ेगा? कैसे पता पड़ेगा? मैंने बोला था पिगमेंट्स के अकॉर्डिंग पता पड़ जाएगा। तो देखो इनके पास भी फाइकोबिलिन्स है, वैसे ही जैसे किसके पास प्रेजेंट है? साइनोबैक्टीरिया के पास है ना? यस सर। बीटा कैरोटीन जो है ना वो भी यूनिवर्सल पिगमेंट है, सेकंड यूनिवर्सल पिगमेंट है। बीटा कैरोटीन भी सब में ही मिलता है जितने भी फोटोसिंथेटिक है। देन फियोफाइसी के अंदर कौन कौन से पिगमेंट होंगे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ेंथोफिल के अंदर फ्यूकोसैंथिन मेनली होता है जिसकी वजह से इसका ब्राउन कलर आता है, और बीटा कैरोटीन तो होता ही है सब में, बीटा कैरोटीन। और ग्रीन एल्गी के अंदर होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन और डिफरेंट टाइप के ज़ेंथोफिल्स। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। सर ये फोटोसिंथेटिक के इस बगल में क्या लिखे हैं? CLN। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हाँ, साइड में साइड। क्लोरोफिल डी, बीटा कैरोटीन, फाइकोबिलिन्स। आज बहुत सारे लिखा है।
नेक्स्ट देखो अब इसके बाद में स्टोर फूड। रेड एल्गी के अंदर स्टोर फूड जो है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। बिल्कुल वैसे ही साइनोफाइसिन स्टार्च वैसे ही होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च किसकी तरह होगा? सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं में कि कौन सा एल्गी है जिसके अंदर स्टोर फूड जो है वो ग्लाइकोजन एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है या फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर होता है, ऐसे क्वेश्चन। फियोफैसी के अंदर ग्लैमिनेरिन मैनिटोल, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है, एंड ऑयल। और ग्रीन एल्गी के अंदर स्टोर फूड है प्लांट जैसा क्या? स्टार्च एंड ऑयल, होते स्टोर फूड। इसके बाद में फ्लैजिला। रेड एल्गी के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट। क्या ज़ूस्पोर बनेगा? क्या रेड एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर से हो सकता है? नो सर, ऊस्पोर बनेगा। ऊस्पोर्स वगैरह वो बन सकते हैं, ये प्लान है। Theophagy के अंदर two laterally placed heterogon अब जिनके जो स्पोर्स होते हैं वो या तो किडनी शेप होते हैं या टीयर शेप होते हैं, और उनके पास दो फ्लैजिला होती है जो लेटरली प्लेस्ड होते हैं। एक होता है स्मूथ फ्लैजिला और एक होता है पिंसल फ्लैजिला। ये फ्लैजिला कैसा होगा? स्मूथ, हम विप्लैश बोलते हैं, विप्लैश स्मूथ फ्लैजिला होगा, और दूसरा होगा वो कैसा होगा? वो टिंसल होगा, उसके ऊपर छोटे छोटे से रोम के समान संरचना हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट होगी। तो रेड एल्गी के अंदर फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट, ब्राउन एल्गी के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट। कितने? दो होते हैं और प्लेस्ड होते हैं, एक स्मूथ होता है और एक पिंसल होता है। तो हेटेरोगॉन का मतलब क्या बच्चा बच्चा जानता है? क्या हेटेरोगॉन का मतलब इस दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है क्या? यस आप बताए थे। यस सर, फ्लैजिला की साइज अलग अलग है। तो एक छोटा होगा, बड़ा होगा। देन क्लोरोफैसी जो है इनके अंदर 2 to 8 apically placed isocon flagella present, apically placed isocon flagella present। कैसा दिख सकता है? जैसे कि हमारे नाम में लिखता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो 2 to 8 apically placed isocon, क्यों? क्योंकि स्मूथ फ्लैजिला है, विप्लैश फ्लैजिला है, सारा का सारा। तो ये हो गया फ्लैजिला के बारे में। देन रिप्रोडक्शन। सर स्मूथ के बाद आपने क्या लिखा है? स्मूथ के बाद में लिखा है विप्लैश, WHIPLAS, विप्लैश। विप्लैश का मतलब होता है चिकना टाइप का। अब देखो रिप्रोडक्शन कर लीजिए। देखो एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तो कॉमनली किसके थ्रू होता है? ज़ूस्पोर के थ्रू, क्योंकि पानी में तो इनके अंदर कॉमनली क्या बनेगा? ज़ूस्पोर। लेकिन रेड एल्गी के अंदर ज़ूस्पोर नहीं बन सकता क्योंकि उसके अंदर फ्लैजिला बिल्कुल भी एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए देखो सबसे पहले रेड एल्गी जो होते हैं वो मोस्टली एन होते हैं, ब्राउन एल्गी मोस्टली 2n, और क्लोरोफैसी के मेंबर जो है मोस्टली एन है, मोस्टली ऐसे करते हैं। इनके अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ऑलवेज टू गैमेट, ऑलवेज टू गैमेट।
अब आज मेरे को ना किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, मुझे ये नहीं पता कि तुम लोगों में से किसी का मैसेज था या मेरा दूसरा कोई स्टूडेंट था, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन उस बच्चे ने कहीं से एनसीईआरटी की लाइन की फोटो भेजी थी मुझे। किसी ने मुझे ना एनसीईआरटी की लाइन की एक फोटो भेजी थी, वहां पर लिखा हुआ था कि 2 गैमेटेरिया मिल गए हो गया, ऐसा कुछ पॉइंट था। तो कई बार कंसेप्ट क्या होता है, बच्चे को लगता है कि फीमेल गैमेट लार्ज नॉन मोटा है और मेल गैमेट छोटा मोटा है, ये होती है oogamete। यदि इसके पास फ्लैजिला नहीं हो, ये नॉन मोटाइल हो जाए, तो क्या oogamete हो सकती है कि नहीं हो सकती, बताओ। अब oogamete पॉसिबल है कि नहीं है, बोलो। नो सर। नहीं है पॉसिबल। नो सर। तो फिर क्या एंजियोस्पर्म प्लांट में oogamete, एंजियोस्पर्म के अंदर oogamete नहीं होती है क्या? एंजियोस्पर्म के अंदर oogamete नहीं होती है क्या? एग ऐसा होता है यहाँ पर बड़ा सा एग, और मेल गैमेट जो है वो ऐसा है यहाँ पर, oogamete नहीं होगी क्या? होती है। तो फिर ये oogamete हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। आवश्यकता होगी इसको। oogamete की कंडीशन है कि फीमेल गैमेट अपने घर पे, फीमेल गैमेट, फीमेल जो है वो मोटी होगी, अपने घर पे पड़ी होगी, अपने घर पे बैठी रहेगी, बाहर नहीं निकलती है, अपने घर पे रहती है। बेचारा मेल जो है वो छोटा होता है और वो सारी दुनिया में जो भी उसके अपोनेंट है सबसे लड़के जाएगा और सारी दुनिया से लड़के जाता है और उसको फीमेल को उसके घर पे जाके फर्टिलाइज करता है। यदि ऐसा होगा तो उसे हम oogamete बोलेंगे। अब कोई बोलेगा सर ये कैसे जाएगा? कैसे भी जाए, वो इसकी टेंशन है, वो पानी में बह के जाए, हवा में उड़ के जाए या पॉलन ट्यूब से लेके जाए। यदि वो किसी भी एजेंट के थ्रू निकल के गया और उसने एग को जाके फर्टिलाइज किया उसके घर पे, तो वो oogamete होगा। यानी oogamete के लिए हमेशा फ्लैजिला होना जरूरी नहीं होता है। क्या एक बहुत भयानक कंसेप्ट क्लियर हो गया तुम्हारा? यस सर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि oogamete के लिए हमारे माइंड में ऐसा रहता है कि मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड ही हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यदि वो फ्लैजिलेटेड नहीं और कोई दूसरे एजेंट की हेल्प से भी जाकर के वो फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करे तो oogamete इज ऑलवेज प्रेजेंट इन रोडोफैसी, हमेशा oogamete होगी। फियोफैसी में कुछ भी हो सकता है, आइसोगैमी हो सकता है, एनाइसोगैमी हो सकता है, या फिर oogamete हो सकता है। ग्रीन एल्गी में भी कुछ भी हो सकता है, आइसोगैमी। आइसोगैमी का एग्जांपल यहां पर मैंने बताया था, याद है? क्लेमेडोमोनास बीवेरियानम, याद है? एनाइसोगैमी एग्जांपल बताया था, क्लेमेडोमोनास और oogamete एग्जांपल बताया था, क्लेमाइडोमोनास पेरा। ठीक है, उनके अलावा वॉलवॉक्सकारा, उनमें भी oogamete होती है। एनाइसोगैमी का एक एग्जांपल उडोराइना भी हमारे एनसीईआरटी में तो है, उडोराइना एनाइसोगैमी का एग्जांपल। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथड है इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। वो आइसोगैमी भी हो सकती है, एनाइसोगैमी भी हो सकती है और oogamete भी हो सकती है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट, लाइफ साइकिल। रेड एल्गी का लाइफ साइकिल, यदि हम बात करते हैं पॉलीसाइफोनिया की, पॉलीसाइफोनिया, तो इसके अंदर होता है ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। अपनी एनसीईआरटी में तो हैप्लोडिप्लॉइडी की लिखा है, लेकिन ये होता है हैप्लोडिप्लोडिप्लॉइडी। ठीक है, लाइफ साइकिल ट्राइफेजिक होगा। जबकि पोरफायरा जो है उसका लाइफ साइकिल जो है वो होता है हैप्लोडिप्लॉइडी। फियोफैसी का लाइफ साइकिल या तो होगा हैप्लोडिप्लॉइडिक, हैप्लोडिप्लॉइडिक, इसके अंदर होता है हैप्लोडिप्लॉइडिक। एग्जांपल लैमिनेरिया, डिप्टियोटा, एक्टोकार्पस, के अंदर डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है, सॉरी हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है। और डिप्लॉइडिक होता है किसके अंदर? डिप्लॉइडिक होता है फ्यूकस, सरगासम, उनके अंदर डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होता है। और ग्रीन एल्गी के अंदर यदि हम बात करें तो मोस्टली तो हैप्लॉइडिक होगा, मोस्टली हैप्लॉइडिक होगा। कुछ के अंदर हैप्लोडिप्लॉइडिक और कुछ में डिप्लॉइडिक भी होता है, लेकिन वो तुम्हारे एग्जांपल कभी सामने नहीं आएंगे। चाहे क्लेमाइडोमोनास हो, यूलोथ्रिक्स हो, स्पाइरोगायरा हो,
सबके अंदर क्या होगा, मोस्टली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही होगा। ठीक है, और हैप्लॉन्टिक में भी यूरोथ्रिक्स में क्या होता है, आइसोगैमी बाय मोटाइल गैमेट। मोटाइल गैमेट जो है उनके थ्रू आइसोगैमी होता है, जबकि स्पाइरोगायरा में भी आइसोगैमी होगा, बट स्पाइरोगायरा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है आइसोगैमी बाय नॉन मोटाइल गैमेट। और इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बात हमने जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे 12th क्लास का तब भी की थी। तभी हमने इनके बारे में डिटेल में देखा था कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। मैंने बोला भी था कि ये चीजें जो है वो एल्गी में डिटेल में आती है, वहां पर भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूं तो वहां पे फिर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंपेयर करते हुए तीनों एल्गी जो है उसे पढ़ लिया है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेना है, और इसके बाद में ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे हम कल। एग्जाम में आएगा तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा, और ब्रायोफाइटा जो है एल्गी और ब्रायोफाइटा ये दोनों प्लांट किंगडम से। ठीक है क्या सर? वो तो साइड में है ना, इसे लिखना है लास्ट वाला। अच्छा ठीक है, तुम लोग नोट कर लो। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं कल। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। में देखा बात स्पीड में बड़ा 3 में चला गया। ये जोड़